नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की श्रृंखला में आजकल हम जिस कहानी को सुन रहे हैं वो है अमरकांत जी की कहानी जिंदगी और जोंक। मानव मात्र की जीवन के प्रति जिजीविसा क्या होती है, इस कहानी से इसका अंदाज़ा हमें बखूबी लगता है। अभी तक हमने कहानी का प्रथम अंक सुन लिया है। आज हम कहानी का दूसरा और अंतिम अंक सुनेंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। चौकी के सामने एक बेंच पर बैठे पुलिस के 2-3 सिपाही कोई हंसी मजाक कर रहे थे और उनसे थोड़ी ही दूरी पर नीचे एक नंगी औरत बैठी हुई थी। वह औरत कोई और नहीं, एक पगली थी जो कई दिनों से शहर का चक्कर काट रही थी। उसको मैंने कई बार चौक में तथा एक बार सरयू के किनारे देखा था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होगी और वह बदसूरत, काली तथा निहायत गंदी थी। वह जहाँ जाती कुछ लफंगे हा हू करते उसके पीछे हो जाते। वे उसको चिढ़ाते, उस पर ईंट फेंकते और जब वह तंग आकर चीखती चिल्लाती भागती तो लड़के उसके पीछे दौड़ते। रजुआ उस पगली के पास ही खड़ा था। वह कभी शंकित आंखों से पुलिस वालों को देखता, फिर मुंह फैलाकर हंस पड़ता और मुटर मुटर पगली को ताकने लगता, परंतु पुलिस वाले संभवतः उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई, किंतु मैं इतना समीप पहुंच गया था कि अचानक घूमकर लौटना संभव न हो सका। असली बात जानने की उत्सुकता भी थी। मैं शून्य की ओर देखता आगे बढ़ा, लेकिन लाख कोशिश करके भी दृष्टि उधर चली ही जाती। रजुआ शायद पुलिस वालों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ गया था और सिर नीचे झुकाकर अत्यंत ही प्रसन्न होकर हंसते हुए पुचकारती हुई आवाज में पूछ रहा था, क्या है पागल राम, भात खाओगी? इतने में पुलिस वालों में से एक ने कड़क कर प्रश्न किया, कौन है बे साला? चलता बन, नहीं तो मारते मारते भूसा बना दूंगा। रजुआ वहां से थोड़ा हट गया और हंसते हुए बोला, मालिक, मैं रजुआ हूं। भाग जा साले, गिद्ध की तरह न मालूम कहां से आ पहुंचा। संभवतः दूसरे सिपाही ने कहा और फिर वे सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। मैं अब काफी आगे निकल गया था और इससे अधिक मुझे कुछ सुनाई न पड़ा। मैं जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया, किंतु मामला यहीं समाप्त नहीं हो गया। घर आकर मैंने आंगन में चारपाई डाल बड़ी मुश्किल से आधा घंटा आराम किया होगा कि मेरी पत्नी भागती हुई आई और कुछ मुस्कुराती हुई तेजी से बोली, अरे जरा जल्दी से बाहर आइए तो, एक तमाशा दिखाती हूँ। हमारी कसम, जरा जल्दी उठिए। मैं अनीक्षा पूर्वक उठा और बाहर आकर जो दृश्य देखा उससे मेरे हृदय में एक ही साथ आश्चर्य एवं घृणा के ऐसे भाव उठे जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर सकता। रजुआ स्टेशन की नंगी पगली के आगे आगे जा रहा था। पगली कभी इधर उधर देखने लगती या खड़ी हो जाती तो रजुआ पीछे होकर पगली की उंगली पकड़कर थोड़ा आगे ले जाता और फिर उसे छोड़कर थोड़ा आगे चलने लगता तथा पीछे घूम घूम कर पगली से कुछ कहता जाता। इसी तरह वह पगली को सड़क की दूसरी ओर स्थित क्वार्टरों की छत पर ले गया। ये क्वार्टर मेरे मकान के सामने दूसरी पटरी पर बने थे
और वे एक दूसरे से सटे थे। उनकी छतें खुली थीं और उन पर मोहल्ले के लोग जाड़े में धूप लिया करते और गर्मी में रात को लावारिस लफंगे सोया करते थे। तभी रजुआ नीचे उतरा, किंतु पगली उसके साथ न थी। हम लोगों की उत्सुकता बढ़ गई थी कि देखें वह आगे क्या करता है। हम लोग वहीं खड़े रहे और रजुआ तेजी से स्टेशन की ओर गया तथा कुछ ही देर में वापस आ गया। इस बार उसके हाथ में एक दोना था। दोना लेकर वह ऊपर चढ़ गया और हम समझ गए कि वह पगली को खिलाने के लिए बाजार से कुछ लाया है। इसके बाद 2-3 दिन तक रजुआ को मैंने मोहल्ले में नहीं देखा। उस दिन की घटना से हृदय में एक उत्सुकता बनी हुई थी। इसलिए एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, रजुआ आजकल दिखाई नहीं देता? अब यहाँ नहीं आता क्या? पत्नी ने थोड़ा चौंक कर उत्तर दिया, अरे आपको नहीं मालूम, उसको किसी ने पूरी तरह पीट दिया है और वह बरन की बहू के यहाँ पड़ा हुआ है। क्यों, क्या बात है? मैंने अपनी उत्सुकता प्रकट किए बिना धीमे स्वर में पूछा। पत्नी ने मुस्कुराकर बताया, अरे वही बात है, रजुआ उस पगली को छत पर छोड़ नरसिंह बाबू के यहाँ काम करने लगा। नरसिंह बाबू की स्त्री बताती हैं कि वह उस दिन बड़ा गंभीर था और काम करते करते चहक कर जैसे किलकारी मारता है वैसे नहीं करता था। उसकी तबीयत काम में नहीं लगती थी। वह एक काम करता और मौका देखकर कोई बहाना बनाकर क्वार्टर की छत पर जाकर पगली का समाचार ले आता। नरसिंह बाबू की स्त्री ने जब उसे खाना दिया तो उसने वहाँ भोजन नहीं किया, बल्कि खाने को एक कागज में लपेटकर अपने साथ लेता गया। उसने वह खाना खुद थोड़े खाया, बल्कि उसको वह ऊपर छत पर ले गया। रात के करीब 11 बजे की बात है। रजुआ जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि पगली के पास कोई दूसरा सोया है। उसने आपत्ति की तो उसको उस लफंगे ने खूब पीटा और पगली को लेकर कहीं दूसरी जगह चला गया। तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? मेरा हृदय एक अनजान क्रोध से भरा आ रहा था। बरन की बहू बता रही थी। पत्नी ने उत्तर दिया और अकारण ही हंस पड़ी। बहुत दिन हो गए थे, गर्मी का मौसम था और भयंकर लू चलना शुरू हो गई थी। छत पर मार खाने के 4-5 दिन बाद रजुआ फिर मोहल्ले में आकर काम करने लगा था। लेकिन उसमें एक जबरदस्त परिवर्तन यह हुआ कि उसका स्त्रियों के साथ छेड़खानी करके गधे की भांति हिचकना किलकना बंद हो गया। रजुआ ने आजकल दाढ़ी क्यों रख छोड़ी है? मैंने पत्नी से पूछा। रजुआ की बात छेड़ने पर मेरी बीवी अवश्य हंस देती। मुस्कुराकर उसने उत्तर दिया, आजकल वो भगत हो गया है। बरन के बहू को उसके कृत्य की सजा देने के लिए उसने दाढ़ी बढ़ा ली है और रोजाना शनिचरी देवी पर जल चढ़ाता है। मेरे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने पर पत्नी ने अपनी बात स्पष्ट की। बात यह है कि रजुआ पिछले कुछ महीनों से रात को बरन की बहू के यहाँ ही सोता था और उसने बुआ का रिश्ता भी उससे जोड़ लिया था। रजुआ 2-4 आने जो कुछ कमाता वह अपनी बुआ के यहाँ जमा करता जाता। वह बताता है कि इस तरह करते करते 10 रुपए इकट्ठे हो गए हैं। कई बार उसने बरन की बहू से अपने रुपए मांगे तो वह इनकार कर गई कि उसके पास रजुआ की
एक भी पाई नहीं है। रजुआ के दिल को इतनी चोट लगी कि उसने दाढ़ी रख ली। वह कहता है कि जब तक बरन की बहू को कोढ़ ना फूटेगा वह दाढ़ी ना मुड़ाएगा। इसी काम के लिए वह शनिचरी देवी पर रोज जल भी चढ़ाता है। शनिचरी देवी का जहाँ तक संबंध है, मुझे अब ख्याल आया। शनिचरी अपने जमाने की एक प्रचंड डोमिन थी, ताड़का की तरह लंबी तगड़ी और लड़ने झगड़ने में उस्ताद। वह किसी से भी नहीं डरती थी और नित्य ही किसी न किसी से मोर्चा लेती थी। एक बार किसी लड़ाई में एक डोम ने शनिचरी की खोपड़ी पर एक लठ जमा दिया, जिससे उसका प्राणांत हो गया। लेकिन 1-1.5 हफ्ते बाद ही उस डोम के चेचक निकल आई और वह मर गया। लोगों ने उसकी मृत्यु का कारण शनिचरी देवी का प्रकोप समझा। डोमों ने श्रद्धा में उसका चबूतरा बना दिया और तब से वह छोटी जातियों में शनिचरी माता या शनिचरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन पत्नी ने संभवतः कुछ उदास स्वर में कहा, उसको आजकल थोड़ा बुखार रहता है। उसका विश्वास है कि बरन की बहू ने उस पर जादू टोना कर दिया है। वह कहता है कि शनिचरी बहुत चलती देवी हैं। अरे 1 महीने में ही बरन की बहू कोढ़ फूट फूट कर मरेगी। पता नहीं उसका ज्वर टूटा कि नहीं। मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। बीमार तो वह सदा का ही था। सोचा शायद उतर गया हो, क्योंकि काम तो वह उसी तरह कर रहा था। हाँ, बीच में उसके चेहरे पर जो चुस्ती और खुशी चमक चमक उठती, वह तिरोहित हो गई थी। न वह उतना चहकता था, न उतना बोलता था। अपेक्षाकृत वह अधिक गंभीर और सुस्त हो गया। उसकी रुचि धर्म की ओर मुड़ गई और शनिचरी देवी की मन्नत मानते वह अच्छा भला भगत बन बैठा। मेरे घर के सामने सड़क के दूसरी ओर क्वार्टर में एक पंडित जी रहते हैं। यूँ तो वह लकड़ियाँ बेचते हैं, लेकिन साथ साथ सत्तू, नमक, तेल वगैरह भी रखते हैं। फलस्वरूप उनके यहाँ इक्के तांगे वालों और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है, जो पंडित जी के यहाँ से सत्तू लेकर अपनी भूख मिटाते हैं और उनकी दुकान की छायादार नीम के नीचे 5-10 मिनट विश्राम करते हुए ठट्ठा मजाक भी करते हैं। रात को वहीं उनकी मजलिस लगती है। उस रात गर्मी इतनी थी कि आंगन में दम घुटा जा रहा था। मैं खाने के पश्चात चरपाई को घसीटते हुए लगभग सड़क के किनारे ले गया। उमस तो यहाँ भी थी, पर अपेक्षाकृत शांति मिली। मुझे लेटे हुए अभी 2-4 मिनट ही बीते होंगे कि पंडित जी की दुकान से आती हुई आवाज सुनाई पड़ी। तो का हो रज्जू भगत, गोसाई जी का कह गए हैं? महावीर जी समुंदर में कूदते हैं तो ताड़का महारानी का कहती हैं? सुनो सुनो। प्रश्नकर्ता की बात के उत्तर में रजुआ, शायद वह भगत कहलाने लगा था, तत्काल जोश से ऐसे बोला जैसे आशंका हो कि यदि वह देर कर देगा तो कोई दूसरा ही बता देगा। बजरंग बली बड़े जबर थे। वह समुंदर में कुछ दूर तक तैर लेते हैं तो उनको ताड़का महारानी मिलती हैं। ताड़का महारानी अपना रूप दिखाती हैं, तो बजरंग बली किससे कम है? ये मियाँ अड़े तो हम तुमसे डढ़े। बजरंग बली भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। उसके बाद ताड़का महारानी
और बड़ी हो जाती हैं तो बजरंगबली मच्छर बनकर ताड़का महारानी के कान से बाहर निकल आते हैं। तो ए रज्जू भगत, गांधी महात्मा भी तो जेहल से निकल आते हैं। किसी दूसरे ने पूछा। रजुआ ने और जोर से बताया। सुनो सुनो, गांधी महात्मा को सरकार जब जेहल में डाल देती है तो एक दिन क्या होता है कि सभी सिपाही प्यादा के होते हुए भी गांधी महात्मा जेहल से निकल आते हैं और सबकी आंखों पर पट्टी बंधी रह जाती है। गांधी महात्मा 7 समुंदर पार करके जब दिल्ली पहुंचते हैं तो सरकार उन पर गोली चलाती है। गोली गांधी महात्मा की छाती पर लगकर 100 टुकड़े हो जाती है और गांधी महात्मा आसमान में उड़कर गायब हो जाते हैं। इसके पूर्व महात्मा गांधी की मृत्यु का ऐसा दिलचस्प किस्सा मैंने कभी नहीं सुना था। यद्यपि गांधी जी की हत्या हुए 4 वर्ष गुजर गए थे। उसकी दाढ़ी जैसे जैसे बढ़ती गई, रजुआ के धर्म प्रेम का समाचार भी फैलता गया। निचले तबके के लोगों में अब वह रज्जू भगत के नाम से पुकारा जाने लगा। बड़े लोगों में भी कोई कोई हंसी मजाक में उसको इसी नाम से संबोधित करता, लेकिन उनके कहने पर वह शर्माकर हंसते हुए चला जाता। पर छोटी जातियों के समाज में वह कुछ न कुछ ऐसी कह गुजरता जो सबसे अलग होती। अक्सर उसकी मजलिसें रात में पंडित जी की दुकान के आगे जमती और रजुआ उनसे राम सीता जी की चर्चा करता, भूत प्रेत बरमडीह के महत्व पर प्रकाश डालता और झाड़ फूक मंत्र जप का महत्व समझाता। वे नाना प्रकार की शंकाएं प्रकट करते और रजुआ उनका समाधान करता। लेकिन इतनी धार्मिक चर्चाएं करने, शनिचरी देवी पर जल चढ़ाने तथा दाढ़ी रखने के बावजूद उसकी मनोकामना पूरी न हुई। शाम को दफ्तर से लौटा ही था कि बीवी ने चिंतातुर स्वर में सूचना दी। अरे जानते नहीं, रजुआ को हैजा हो गया है। उन दिनों गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी और गड्ढे तथा बम पुलिस की गली में, जो शहर के अत्यधिक गंदे स्थान थे, हैजे की कई घटनाएं हो गई थीं। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रजुआ को हैजा ना होता तो और किसको होता। जिंदा है या मर गया? मैंने उदासीन स्वर में पूछा। मेरी पत्नी ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, क्या बताएं, मेरा दिल छटपटा कर रह गया। वहाँ खंडहर में पड़ा हुआ है, कै दस्त से पस्त हो गया है। लोग बताते हैं कि आधे घंटे में मर जाएगा। कोई दवा दारू नहीं हुई? कौन उसका सगा बैठा है जो दवा दारू करता? शिवनाथ बाबू के यहाँ काम कर रहा था, पर जहाँ उसको एक कह हुई कि उन लोगों ने उसको अपने यहाँ से खदेड़ दिया। फिर वह रामजी मिश्र के ओसारे में जाकर बैठ गया। लेकिन जब उन लोगों को पता लगा तो उन्होंने भी उसको भगा दिया। उसके बाद वह किसी के यहाँ नहीं गया, जाकर खंडहर में पेड़ के नीचे पड़ गया। मैंने जैसे व्यंग किया। तुमने अपने यहाँ क्यों ना बुला लिया? पत्नी को यह आशा नहीं थी कि मैं ऐसा प्रश्न करूंगा, इसलिए स्तंभित होकर मुझे देखने लगी। अंत में बिगड़ कर बोली, मैं उसे यहाँ बुलाती? कैसी बात करते हैं आप? मेरे भी बाल बच्चे हैं,
भगवान ना करे उनको कुछ हो गया तो। मैं हंस पड़ा, फिर उठ खड़ा हुआ, जरा देख आऊं। दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला, आपके पैरों पड़ती हूँ, उसको छूइएगा नहीं और झटपट चले आइएगा। पत्नी गिड़गिड़ाने लगी। जब मैं खंडहर में पहुंचा तो 2-3 व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होकर रजुआ को निहार रहे थे। वे मोहल्ले के नहीं बल्कि रास्ते चलते मुसाफिर थे, जो रजुआ की हालत देखकर अकर्मण्य दया एवं उत्सुकता से वहां खड़े हो गए थे। रजुआ, मैंने निकट पहुंचकर पूछा, लेकिन उसको किसी बात की सुध-बुध न थी। वह पेड़ के नीचे एक गंदे अगोछे पर पड़ा हुआ था और उसका शरीर कै दस्त से लथपथ था। उसकी छाती की हड्डियां और उभर आई थीं। पेट तथा आंखें पिचक कर धंस गई थीं और गालों में गड्ढे बन गए थे। उसकी आंखों के नीचे भी गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और उसका मुंह कुछ खुला हुआ था। पहले देखने से ऐसा मालूम होता था कि वह मर गया है, लेकिन उसकी सांस धीमे धीमे चल रही थी। मैं कुछ निश्चय न कर पा रहा था। क्या किया जाए कि मालूम नहीं कहाँ से शिवनाथ बाबू मेरी बगल में आकर खड़े हो गए और धीरे से उन्होंने अपनी सम्मति भी प्रकट की। ही कांट सरवाइव, यह बच नहीं सकता। मैंने तेज दृष्टि से उनको देखा। शिवनाथ बाबू पर तो मुझे गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन अपने ऊपर भी कम झुंझलाहट न थी। कभी जी होता था कि घर जाकर बैठ रहूं। जब और लोगों को मतलब नहीं तो मुझे ही क्या पड़ी है। लेकिन उसे यूं अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा नहीं जाता था। पर मैं उसका इलाज भी क्या करवा सकता था। मैं लगभग 100 रुपए वेतन पाता था। इसके अलावा महीने का अंतिम सप्ताह था। मेरे पास एक पाई नहीं थी। पर उसे अस्पताल भी तो भिजवाया जा सकता है। अचानक मन में विचार कौंधा। मेरी झुंझलाहट जैसे अचानक दूर हो गई और मैं तेजी से अस्पताल रवाना हो गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। वहां से अस्पताल की मोटर गाड़ी पर बैठकर मैं स्वयं साथ आया। रजुआ की सांस अब भी चल रही थी। अस्पताल के 2 मेहतरों ने जो साथ आए थे उसको खींचकर गाड़ी पर लाद दिया। जब गाड़ी चली गई तो मैंने संतोष की सांस ली, जैसे मेरे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। सबकी यही राय थी कि रजुआ बच नहीं सकता, परंतु वह मरा नहीं। यदि अस्पताल पहुंचने में थोड़ा भी विलंब हो गया होता तो बेशक काल के गाल से उसकी रक्षा ना हो पाती। अस्पताल में वह 4-5 दिन रहा, फिर वहां से बर्खास्त कर दिया गया। किंतु उसकी हालत बेहद खराब थी। वह एकदम दुबला पतला हो गया था। मुश्किल से चल पाता और जब बोलता तो हाँफने लगता। ना मालूम क्यों वह अस्पताल से सीधे मेरे घर ही आया। यद्यपि मेरी पत्नी को उसका आना बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि 2-4 दिन उसे पड़ा रहने दे, फिर वह अपने आप ही इधर उधर जाने आने तथा काम करने लगेगा। वह 4-5 दिन रहा। खाने को कुछ न कुछ पा ही जाता। वह कोई न कोई काम करने की कोशिश करता, पर उससे होता नहीं था। किसी को घर में बैठाकर मुफ्त खिलाना मेरी श्रीमती जी को बहुत बुरा लगता था, परंतु सबसे बड़ा भय उनको यह था कि उसके रहने से घर में किसी को
हैजा ना हो जाए। और एक दिन घर आने पर रजुआ नहीं दिखाई पड़ा। पूछने पर बीवी ने बताया कि वह अपनी तबीयत से पता नहीं कब कहीं चला गया। वह कहीं गया ना था, बल्कि मोहल्ले में था, लेकिन अब वह बहुत कम दिखलाई पड़ता। मैंने उसको एक दो बार सड़क पर पैर घिसट घिसट कर जाते हुए देखा। संभवतः वह अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयत्न कर रहा था। फिर एक दिन मैंने उसे खंडहर में पुनः पड़ा पाया। शिवनाथ बाबू अपने दरवाजे पर बैठ अपने शरीर में तेल की मालिश कर रहे थे। मैंने उनसे जाकर नमस्कार करते हुए प्रश्न किया, रजुआ खंडहर में क्यों पड़ा हुआ है? उसे फिर हैजा हुआ है क्या? शिवनाथ बाबू बिगड़ गए। गोली मारिए साहब, आखिर कोई कहाँ तक करे। अब साले को खुजली हुई है, जहाँ जाता है खुजलाने लगता है। कौन उसे काम कराए? फिर काम भी तो वह नहीं कर सकता। साहब, अभी 2-3 रोज की बात है, मैंने कहा एक गगरा पानी ला दो। गया जरूर, लेकिन कुएं से उतरते समय गिर गए बच्चू। पानी तो खराब हुआ ही, गगरा भी टूट पिचक गया। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मेरे घर के अंदर पैर ना रखना, नहीं तो पैर तोड़ दूंगा। गरीबों को देखकर मुझे भी दया माया सताती है, पर अपना भी तो देखना है। मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर लौट आया। इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसे देखूं या उससे हाल चाल पूछूं। घर जाकर मैंने पत्नी से पूछा, तुमने रजुआ से कुछ कहा सुना तो नहीं था? मुझे शक था कि बीवी ने ही उसको भगा दिया होगा और इसीलिए वह मेरे घर नहीं आता। मेरी बात सुनकर श्रीमती जी अचकचाकर मुझे देखने लगी। फिर तिनक कर बोली, क्या करती? रोग को पालती? कोई मेरा भाई बंधु तो नहीं? मैं क्या कहता। रजुआ को भयंकर खुजली हो गई थी, लेकिन उसने मोहल्ला नहीं छोड़ा। वह अक्सर खंडहर में बैठकर अपने शरीर को खुजलाता रहता। खाने की आशा में वह इधर उधर चक्कर भी लगाता। कभी कभी वह मेरे घर के सामने लकड़ी वाले पंडित जी के यहाँ जाता और पंडित जी थोड़ा सत्तू दे देते। मैंने भी एक दो बार अपने लड़के के हाथ खाना भिजवा दिया। इस तरह उसके पेट का पालन होता रहा। उसका चेहरा भयंकर हो गया था, एकदम पीला और हाथ पैर जली हुई रस्सी की तरह ऐंठे हुए। वह बाहर कम ही निकलता और जब निकलता तो उसको देखकर एक अजीब दहशत सी लगती, जैसे कोई नर कंकाल चल रहा हो। आषाढ़ चढ़ गया था और बरसात का पहला पानी पड़ चुका था। शनिवार का दिन सवेरे लगभग 8 बजे मैं दफ्तर का काम लेकर बैठ गया, लेकिन तबीयत नहीं लगी। बाहर नाली में वर्षा का पानी पूरे वेग से दौड़ रहा था और शरीर पर पुरवाई के झोंके आ लगते, जिससे मैं एक मधुर सुस्ती का अनुभव कर रहा था। मैंने कलम मेज पर रख दी और कुर्सी पर सिर टेक कर ऊँघने लगा। यदि एक आहट ने चौंका ना दिया होता तो मैं सो भी जाता। मैंने आंखें खोलकर बाहर झांका। बाहर ओसारे में खड़ा 13-14 वर्ष का एक लड़का कमरे में झांक रहा था। लड़के के शरीर पर एक गंदी धोती थी और चेहरा मैला था। मुझे संदेह हुआ कि वह कोई चोर चाई है,
इसलिए मैंने डपट कर पूछा। कौन है रे? क्या चाहता है? लड़का दुबक कर कमरे में घुस आया और निधड़क बोला, सरकार, रजुआ मर गया, उसी के लिए आया हूँ। और अंत में हंस पड़ा। मर गया? कब मरा? कहाँ मरा? मैंने सा आश्चर्य मुंह बाकर एक ही साथ उससे कई प्रश्न किए। लड़के ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ सरकार, मर गया। मालिक, इस कार्ड पर उसके गांव की एक चिट्ठी लिख दीजिए। मैंने इसके आगे रजुआ के संबंध में कुछ ना पूछा। मैं अचानक डर गया कि यदि मैंने मामले में अधिक दिलचस्पी दिखाई तो हो सकता है कि मुझे उसकी लाश फूंकने का भी प्रबंध करना पड़े। लड़के के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था, जिसको लेते हुए मैंने सवाल किया, इस पर क्या लिखना होगा? उसके गांव का क्या पता है? मालिक, रामपुर के भजन राम बरई के यहाँ लिखना होगा। लिख दीजिए कि गोपाल मर गया। लड़के की आवाज़ कुछ ढीठ हो गई थी। गोपाल? जी। वहाँ तो उसका यही नाम है। मैंने पोस्टकार्ड पर तेजी से मजमून तथा पता लिखा और पत्र को लड़के के हवाले कर दिया। मैं लड़के से पूछना चाहता था कि तू कौन है, रजुआ कहाँ मरा, उसकी लाश कहाँ है, परंतु मैं कुछ नहीं पूछ सका, जैसे मुझे काट मार गया हो। सच कहता हूँ, रजुआ की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिली, जैसे दिमाग पर पड़ा हुआ बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसको देखकर मुझे सदा घृणा होती थी और कभी कभी सोचकर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए जिससे इसको भीख ना मांगनी पड़े, और उसको भीख मांगनी भी पड़ी है तो इसमें उसका दोष कतई नहीं रहा है। मैंने उसकी दशा देखकर कई बार क्रोधवश सोचा है कि यह कमबख्त एक ही मोहल्ले से क्यों चिपका हुआ है, घूम घूम कर शहर में भीख क्यों नहीं मांगता। मुझे कभी कभी लगता है कि वह किसी का मोहताज न होना चाहता था और इसके लिए उसने कोशिश भी की, जिसमें वह असफल रहा। चूंकि वह मरना ना चाहता था, इसलिए जोंक की तरह जिंदगी से चिमटा रहा। लेकिन लगता है जिंदगी स्वयं जोंक सरीखी उससे चिमटी थी और धीरे धीरे उसके रक्त की अंतिम बूंद तक पी गई। रजुआ को मरे 3-4 दिन हो गए थे। सारे मोहल्ले में समाचार उसी दिन फैल गया था। मोहल्ले वालों ने अफसोस प्रकट किया और शिवनाथ बाबू ने तो यहाँ तक कह डाला कि जो भी हो, आदमी वह ईमानदार था। रात के करीब 8 बजे थे और मैं बाहरी ओसारे में बैठा था। आसमान में बादल छाए थे और सारा वातावरण इतना शांत था जैसे किसी षड्यंत्र में लीन हो। बगल की चौकी पर रखी धुंधली लालटेन कभी कभी चकमक कर उठती और उसके चारों ओर उड़ते पतंगे कभी कमीज के अंदर घुस जाते, जिसे तबीयत असह खींच से भर उठती। मैं भीतर जाने के उद्देश्य से उठा कि सामने से एक छाया देखकर एकदम डर गया। रजुआ की शक्ल का नरकंकाल भीतर चला आ रहा था। सच कहता हूँ, यदि मैं भूत प्रेत में विश्वास करता तो चिल्ला उठता, भूत भूत। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। नरकंकाल धीरे धीरे घिसटता बढ़ा आ रहा था। यह तो रजुआ ही था, ठठरी मात्र। क्या वह जिंदा है?
वह मेरे निकट आ गया। संभवतः वह मेरी परेशानी भांप कर बोला, सरकार, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। अंत में वह सूखे होठों से हंसने लगा। तब वह लड़का क्यों आया था? मैंने गंभीरतापूर्वक प्रश्न किया। उसने पहले दांत निपोर दिए, फिर बोला, सरकार, वह गुदड़ी बाजार के बचन राम का लड़का है। मैंने ही उसको भेजा था। बात यह हुई सरकार कि मेरे सिर पर एक कौवा बैठ गया था। हजूर, कौवे का सिर पर बैठना बहुत अशुभ माना जाता है। उससे मौत आ जाती है। फिर गांव पर चिट्ठी लिखने का क्या मतलब? मेरी समझ में अब भी कुछ न आया था। उसने समझाया, सरकार, यह मौत वाली बात किसी सगे संबंधी के यहाँ लिख देने से मौत टल जाती है। भजन राम बरई मेरे चाचा होते हैं। मालिक, एक और कारण है, इस पर लिख दें, सरकार की गोपाल जिंदा है, मरा नहीं। मैंने पूछना चाहा कि तू क्यों नहीं आया, लड़के को क्यों भेज दिया, लेकिन वह सब व्यर्थ था। संभवतः उसने सोचा हो कि उसका मतलब कोई नहीं समझे और सभी लोग बात को मजाक समझकर कहीं दुरदुरा न दें। मैंने पोस्ट कार्ड लेकर उस पर उसकी इच्छा अनुसार लिख दिया। पोस्ट कार्ड लौटाते समय मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोंक की तरह चिमटा था। लेकिन जोंक वह था या जिंदगी? वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका? मैं तय न कर पाया। तो ये थी कहानी अमरकांत जी की जिंदगी और जोंक। आशा है कि कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि कहानी आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।